जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो आज ये हमारा इसका छठा भाग होगा। इससे पहले 5 सेट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डेली हम लोग एक सेट को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था करंट अफेयर के, उसमें बिल्कुल नए प्रश्न होते हैं। 1 घंटे की वह क्लास होती है, तो आपको उस क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने CBT 1 का एग्जाम दिया हुआ है, CBT 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं रात में 9 बजे। तो उस क्लास को भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फायदा आपको मिलेगा। नीचे प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आपको सिंपली फॉलो कर लेना है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कल का मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं, यानी कि संडे की कौन सी क्लास होगी। तो 11 बजे हम लोग जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 3:30 बजे हम लोग यहाँ पर 16वें सेट को डिस्कस करेंगे। और रात की जो 9 बजे वाली क्लास होगी वह आपके ज्योग्राफी की क्लास होगी। और इसमें हम लोग आपके जीके और करंट अफेयर से संबंधित जो भी पॉइंट मैप से डिस्कस किए जा सकते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इन सभी क्लासेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इन सभी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। हर हफ्ते यहाँ पर एक नए कोर्स की शुरुआत भी होती है, तो आप जितने चाहें उतने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आप यूज करिएगा कोड KV10, तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वैसे अगर हम लोग रेलवे एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 1 महीने का कोर्स भी खरीद सकते हैं मात्र 600 रुपये में। और इन 600 रुपये में आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं और सारे PDF वगैरह को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है। तो याद रखिएगा, इका एल्यूमिनियम को यहाँ पर कहा जाता है गैलियम। जब मेंडलीव के द्वारा यहाँ पर अपनी आवर्त सारणी को बनाया गया था तो उस समय कई सारे एलिमेंट थे जिनके बारे में खोज नहीं हुई थी, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इन 3 एलिमेंट के नाम इस प्रकार से दिए थे। जैसे इका बोरॉन की बात करते हैं तो स्कैंडियम इसका नाम हो गया, इका एल्यूमिनियम ये आपका पूछा गया तो ये वर्तमान में गैलियम है, और इका सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये आपका है जर्मेनियम। तो तीनों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व में आपको उच्च आयनीकरण ऊर्जा देखने को मिलेगी, यानी कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि जो आपका हीलियम है इसमें आपको हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके गैसियस एटम से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये आपकी डिक्रीज करती है, यानी कि टॉप टू बॉटम ये आपकी डिक्रीज करती है। उसी प्रकार से अगर आप लोग पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी यहाँ पर बढ़ती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होती है। फिर एक पूछा गया कि चेरियल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य से ये संबंधित है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग काला अजार की बात करते हैं तो ये आपके सैंड फ्लाई और प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है तो अधोमुखी युग्मन विखंडन के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो याद रखिएगा, जो हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें आपके 2 ऐसे ऊतक हैं जो कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा है जाइलम, दूसरा हमारा है फाइलम। कौन सा? जाइलम और फाइलम, यही दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इसमें अगर आप लोग नीचे आएंगे तो एक है जाइलम, दूसरा यहाँ पर है फाइलम। नेक्स्ट पूछा गया कि गांधी सागर बांध आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो गांधी सागर डैम की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपके चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। किस पे? चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में।
अगला प्रश्न एक था जो कि आपके करंट अफेयर से था। तो करंट अफेयर के प्रश्न आपको सिर्फ देखने हैं, उनको नमस्कार करना है और फिर आपको बढ़ जाना है आगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके इस बार भी पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करके आपको जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य की सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश राज्य ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने शुरुआत की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि तीसरे आवर्त में जो आपके तत्व मौजूद होते हैं इनमें कौन सी कक्षाएं होती हैं? के होता है लेकिन एल और एम नहीं, के एल एम और एन, के एल एम और एन, इसके अलावा के और एल लेकिन एम नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा चार्ट है और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर तीसरे आवर्त की बात करते हैं, ये हमारा तीसरा आवर्त है, तो इसमें आपको के एल और एम ये तीनों आवर्त देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न है कि रेगिस्तान पौधों की जो बाह्य त्वचा होती है इसके ऊपर जो मोम जैसे पदार्थ होते हैं इसकी परत पाई जाती है, तो ये आपकी क्या होती है? तो ये हमारा होता है क्या? इसका नाम होता है क्यूटीन। क्या नाम है? क्यूटीन इसका नाम होता है। तो ये मुख्य रूप से हमारे रेगिस्तानी पौधों पर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका मुख्य रूप से काम होता है कि जो हमारे रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनके पास में पानी की कमी होती है, तो उनका जो वेपराइजेशन होता है उसको यहाँ पर रोका जाए। नेक्स्ट है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो आसान सा है mgh, यानी कि मास, हाइट और यहाँ पर जो आपका होता है एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पूछा गया कि उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसे प्रत्यूष। क्या होगा? प्रत्यूष यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान की बात करते हैं तो इस समय हमारे यहाँ का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी लॉन्च किया गया है पिछले साल, तो उसका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। क्या नाम है? परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको सीडेक ने एनवीडिया कंपनी के साथ में मिलकर के बनाया है। तो वो इस समय हमारे यहाँ का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। वैसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये है फगाकू, जो कि जापान के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। अगला प्रश्न करंट अफेयर का है कि 2018 में नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपना पहला केंद्र कहाँ पर शुरू किया था? तो ये हमारे बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर है, आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका था करेक्ट। फिर एक प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार रोलेट अधिनियम कब पारित किया था? तो इसे इन्होंने पारित किया था 1919 में। कब? 1919 में इन्होंने इसे पारित किया था। फिर एक प्रश्न है कि 2017 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री की बात करते हैं तो ये यहाँ पर मिला था साक्षी मलिक को। किसे? साक्षी मलिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि 2016 का जो ओलंपिक था उसमें इन्होंने रेसलिंग में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट पूछा गया कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इस समय है पीएम मोदी। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेगा। उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव कुमार और सीईओ इसके कौन है? अमिताभ कांत। फिर एक प्रश्न है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो यहाँ पर होता है आपका घर्षण, जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जब दो सतहें आपस में रगड़ती हैं तो उनके बीच में घर्षण कार्य करता है। फिर एक प्रश्न था कि डैश डैश भारत का पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की थी। तो ये आपका यहाँ पर है डी, यानी कि दिल्ली हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी करंट अफेयर का आपके प्रश्न है। कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया? तो ये हमारा बना है महाराष्ट्र में। देखिए करंट के प्रश्न जो हैं उनको दिखाने का सिर्फ आपका ये रीजन है कि इससे आप स्वयं इतने जागरूक हो सकेंगे कि आप देख करके ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार के करंट अफेयर आपको ग्रुप डी एग्जाम में पढ़ने हैं। तो शुरुआत के जो 15-20 सेट होंगे उसमें मैं आपको एग्जैक्ट करंट अफेयर के प्रश्न दिखाऊंगा कि किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, और उसके बाद में जो हम लोग सेट करेंगे उसमें हम लोग जो आपके पुराने करंट अफेयर के प्रश्न थे उनको नए के साथ में रिप्लेस कर देंगे। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो देखने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट।
फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपके 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता कितनी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इनके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन्हें फिर इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार से इनकी वैलेंसी जो है वह आपकी हो जाएगी डी, यानी कि 0। फिर एक देखिए प्रश्न पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसने जीता था। तो ये यहाँ पर जीता था किसने, ऑप्शन नंबर बी, थिबाउट कार्टिज ने। तो इससे पहले वाला जो सेट था उसमें पूछा गया था कि टॉप स्कोरर कौन रहे थे। तो ये रहे थे हैरी केन, और इसमें पूछ लिया गया कि गोल्डन ग्लव्स किसने जीता था। तो ये जीता था थिबाउट ने। फिर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्लोरीन हो जाएगा करेक्ट। तो विद्युत ऋणात्मकता पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा हो गया ग्रुप, ये हमारा हो गया ग्रुप, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है आवर्त। तो अगर आप लोग आवर्त में आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो विद्युत ऋणात्मकता है वह आपकी बढ़ेगी, और अगर आप लोग ग्रुप में बढ़ेंगे तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। नेक्स्ट था कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु आकार की बात करते हैं तो ये आपका घटता है। जैसे जैसे आप सोडियम से जाएंगे क्लोरीन की ओर, आपका जो परमाणु आकार है वह यहाँ पर बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बढ़ता है। इसको मैंने डायग्राम से वैसे यहाँ पर बना रखा है। फिलहाल इसके ऊपर जब हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इसको समझेंगे। फिर एक प्रश्न था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप आपका कैसा होता है। तो याद रखेंगे, जब भी हमारे बुझे हुए चूने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिया करती है तो इससे बनता है CaCO3, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये आपके जल में आघुलनशील होता है। रंग इसका होता है सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न था जो कि आपके अवार्ड से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो ये किसने जीता था, इसे जीता था आलिया भट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक पूछा गया कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर C2H6। क्या होगा, C2H6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। संतृप्त का मतलब क्या है, संतृप्त का सिंपली मतलब ये होता है कि जो आपके हाइड्रोजन के आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चारों कहीं ना कहीं शेयर हो जाए। बस अगर ये चारों आपके शेयर हो रहे हैं तो आप इसे कहेंगे कि ये संतृप्त है। खास तौर पे ये आपके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर होने चाहिए। फिर एक प्रश्न था कि अगस्त 2017 में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ लिया था। तो उस समय 45वें नंबर के कौन बने थे, इनका नाम था यहाँ पर जस्टिस चेमलेश्वर या कोई थे। चलिए उनका नाम छोड़िए, आप ये ध्यान रखिएगा कि 47वें नंबर के हमारे थे शरद अरविंद बोबड़े, और इस समय 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो उनका यहाँ पर नाम है NB रमना। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। फिर एक प्रश्न था कि अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम है यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी। देखिए आप किस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है, अवनी चौटाला, अवनी चतुर्वेदी, अवनी चटर्जी और अवनी चौधरी। यानी कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इसमें किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। फिर एक था कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निम्न प्रतिबिंब डैश डैश होता है। तो कैसा होता है, तो यहाँ पर आपको आभासी और बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। इसीलिए जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वे आपके कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ब्लेडा रेगिस्तान आपको किस देश में मिलेगा। तो ब्लेडा रेगिस्तान की बात करते हैं तो ये पोलैंड में है। कहाँ पर है, पोलैंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका रिपीटेड है कि 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के जो साल्ट लेक स्टेडियम में आपका अंडर-17 विश्व कप हुआ था फीफा वाला। तो इसमें स्पेन को किसने हराया था, तो इंग्लैंड ने इसमें स्पेन को हराया था। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका पूछा गया था खाद्य पुरस्कारों से। तो पुरस्कार तो आपको बिल्कुल रट के जाने हैं अगर ग्रुप डी का एग्जाम देना है। फिर एक प्रश्न था कि बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव चरित्र का जो अभिनय है ये करने वाले अभिनेता का नाम क्या है। तो इनका नाम है राणा दुग्गुबाती। SS राजमौली के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था और बाहुबली का जो किरदार है वह निभाया था यहाँ पर प्रभास ने। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर एक पूछा गया कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग
डीएनए की बात करते हैं तो जॉन फ्रेडरिक के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था और जो इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। तो पहला किला यहाँ पर था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका नाम है। 1644 में इसका निर्माण करवाया गया था और वर्तमान में जो आपके तमिलनाडु की विधानसभा देखने को मिलेगी वह इसी किले में बनाई गई है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो 6C12 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट इसका है 12 और जो हमारा एटॉमिक वेट होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। तो सिंपली हो जाएगा कि इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी। आसान सा है, कॉपर आपका है 32% यानी कि 320 ग्राम हो जाएगा करेक्ट। और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर एक पूछा गया कि त्वरण की बीमा क्या होती है। तो त्वरण आप सभी को पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और जब हम लोग यहाँ पर मीटर को करेंगे तो ये आपका होता है लेंथ, टी आपका होता है ये, तो LT पावर -2। तो जो ऑप्शन सही होगा यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। एम इन्होंने सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए दिया है। फिर एक पूछा गया कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। कहाँ पर? नीचे कमेंट में देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। तो आवर्धन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपली आप लोग यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। पहले आप लोग v को फाइंड करेंगे 1/f 1/v 1/u फार्मूले से। उसके बाद में यहाँ पर आप सारे फार्मूले यूज करेंगे तो 0.33 इसका हो जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2020 में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये मैंने अपडेट करके शामिल किया है। तो इनका नाम है यहाँ पर जावेद अख्तर। कौन है? जावेद अख्तर आपके 2020 में पहले भारतीय बने थे जिनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेनी जेलवेगर को किस फिल्म के लिए 92वें अकादमी अवार्ड्स में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। तो इस मूवी का नाम है जूडी। क्या नाम है? जूडी इसका नाम है। और जोकर मूवी के लिए जोकिन फिनिक्स को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला था। पैरासाइट जो कि दक्षिण कोरिया की फिल्म है ये आपके बेस्ट फिल्म यहाँ पर रही थी। तो इस प्रकार से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उस समय पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया। कुछ हमने नए करंट अफेयर के प्रश्नों को भी डिस्कस किया। और अगर आप लोग यहाँ पर ये जो पूरे 60 से 70 वीडियो की सीरीज होने वाली है इसको अच्छे से देख लेंगे तो यकीन मानिए आप यहाँ पर करंट अफेयर और जो आपके जनरल साइंस का सेक्शन होगा उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस। इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते हैं। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।